क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिल्क रूट पर सबसे ज्यादा कंट्रोल ना चाइना का था, ना रोम का, बल्कि प्राचीन भारत का था। दुनिया का सबसे अमीर ट्रेड नेटवर्क भारत की मर्जी के बिना चल ही नहीं सकता था। हर मर्चेंट को इंडियन किंगडम से होकर गुजरना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था और भारत के बनाए हुए रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। सवाल है, आखिर भारत ने पूरी दुनिया के ट्रेड को अपने कंट्रोल में कैसे कर लिया? यही कहानी आज हम जानेंगे। हमें हमेशा बताया गया कि सिल्क रूट बस एक लंबा रेगिस्तानी रास्ता था, जहां कैरावैन सीधे चाइना से रोम तक सामान लेकर जाते थे। लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग था। इस पूरी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का सबसे बड़ा कंट्रोल प्राचीन भारत के एम्पायर्स के हाथ में था। जब आप हिमालय और हिंदू कुश की विशाल पहाड़ियों को देखते हैं, तो समझ आता है कि कोई भी ट्रैवलर सीधी लाइन में सफर नहीं कर सकता था। इस मुश्किल जियोग्राफी की वजह से हर मर्चेंट को कुछ गिने चुने खतरनाक माउंटेन पासेस से होकर गुजरना पड़ता था। इन संकरे रास्तों पर कब्जा करके इंडियन रूलर्स दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड इकोनॉमी की शर्तें तय करते थे। पहली सदी तक दुनिया की इकोनॉमी एक बैटरी की तरह काम करती थी। एक तरफ हान चाइना था जो सिल्क बनाता था, और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर था जहां सोना जमा होता था। इन दोनों के बीच फैला हुआ था एक विशाल इलाका जहां रेगिस्तान, कठिन रास्ते और असुरक्षित क्षेत्र थे। इसी जियोग्राफी की वजह से दुनिया का सबसे कीमती ट्रेड रूट आखिरकार इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कुछ खास चोक पॉइंट्स तक पहुंचता था। उत्तर भारत के राज्यों ने खैबर पास जैसे माउंटेन पासेस को मजबूत मिलिट्री चेक पॉइंट्स में बदल दिया। इन पहाड़ों से गुजरने के लिए इंटरनेशनल मर्चेंट्स को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इंडियन कस्टम्स ऑफिशियल्स को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इन पासेस को पार करने के बाद पूरा ट्रेड उत्तरापथा नाम के एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सुपर हाईवे पर आ जाता था, जो पहाड़ों को भारत के अंदरूनी इलाकों से जोड़ता था। सरकार इस रूट पर कुएं बनवाती थी, सुरक्षित रेस्ट हाउसेस तैयार करती थी और लगातार मिलिट्री पेट्रोल रखती थी। इसी वजह से ये रास्ता सेंट्रल एशिया के रेगिस्तानी रास्तों से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तेज था। एम्परर कनिष्क की ये स्टैच्यू उस दौर की असली ताकत दिखाती है। उनके हाथ में बड़ी तलवार सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रेड रूट्स की सुरक्षा के लिए भी थी। कुशान एम्पायर ने ऐसे गोल्ड डिनार्स भी बनाए जिनका वेट रोमन कॉइन्स के बराबर था। इससे इंडियन करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे भरोसेमंद करेंसी बन गई। मिलिट्री सिक्योरिटी और स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड करेंसी के इस कॉम्बिनेशन ने एक खतरनाक बॉर्डर को गवर्नमेंट बैक्ड ट्रेड कॉरिडोर में बदल दिया। इस ट्रेड नेटवर्क का सबसे बड़ा सेंटर था टैक्सिला। ये विशाल शहर ईस्ट और वेस्ट के बीच एक्सचेंज हब था, जहां रोमन गोल्ड और चाइनीज सिल्क का व्यापार होता था। लेकिन भारत की असली ताकत सिर्फ ट्रेड नहीं थी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग थी। मर्चेंट्स चाइना से रॉ सिल्क लाते थे। भारत में उसे इंडिगो और सैफरन जैसे नेचुरल डाइज से रंगा जाता था। फिर उसमें गोल्ड थ्रेड जोड़कर उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा दी जाती थी। इसके बाद वही सिल्क वेस्ट में बहुत महंगे दामों पर बेची जाती थी। भारत की अपनी टेक्नोलॉजीज की भी दुनिया भर में डिमांड थी। ये डैगर वुड स्टील से बना है, जो उस समय की सबसे एडवांस्ड मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजीज में से एक थी। ये इंडियन एक्सपोर्ट पूरे सिल्क रूट पर बेहद कीमती माना जाता था। भारत की इसी मैन्युफैक्चरिंग पावर ने रोमन एम्पायर के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। रोमन एलीट इंडियन लग्जरी गुड्स के इतने दीवाने हो गए थे कि वो उनका भुगतान लगभग हमेशा गोल्ड और सिल्वर में करते थे। रोमन हिस्टोरियन प्लिनी द एल्डर ने लिखा कि हर साल लाखों गोल्ड सेस्टर्जन्स रोमन ट्रेजरी से निकलकर भारत पहुंचते थे। आज भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में भारत की जमीन से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के इस बात का सीधा सबूत है कि रोमन वेल्थ का बड़ा हिस्सा भारत आया था। फॉरेन गुड्स की वैल्यू बढ़ाकर और अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके भारत एंशिएंट वर्ल्ड की करेंसी का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया। इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी सार्थवाहस पर होती थी। ये एलीट इंडियन मर्चेंट कमांडर्स थे जो विशाल कैरावैन्स को लीड करते थे। वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे डिप्लोमैट भी थे, मिलिट्री लीडर भी और कई भाषाओं के जानकार भी। प्राइवेट आर्मीज और अपनी प्लानिंग की मदद से वे पूरे कॉन्टिनेंट में अरबों डॉलर के बराबर का सामान सुरक्षित पहुंचाते थे। आज हिस्टोरियंस इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये सिस्टम पूरी तरह इंडियन मोनोपोली था या फिर कई अलग अलग कम्युनिटीज का शेयर्ड नेटवर्क। ब्रंगी स्क्रिप्ट में लिखे गए स्टोन इंस्क्रिप्शंस इस ट्रेड सिस्टम के लीगल रूल्स की जानकारी देते हैं। नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज लगातार इस इकोनॉमिक नेटवर्क के बारे में नई बातें सामने ला रही हैं। पावर समय के साथ बदलती रही, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बार बार यही दिखाता है कि इस पूरे प्रॉफिट सिस्टम के सेंटर में भारत मौजूद था। आज 21st सेंचुरी में वही जियोपॉलिटिकल लॉजिक फिर से वापस आता दिखाई दे रहा है।
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगभग उन्हीं पुराने रूट्स और चोक पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं जिन पर कभी उत्तरा पथा चलता था। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी एम्पायर की ताकत सिर्फ जीती हुई जमीन से नहीं मापी जाती। असली ताकत उन ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल में होती है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं, और इसी वजह से प्राचीन भारत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पावर्स में से एक था।